अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ हैं मिर्जा अली बेग। इन्होंने इनकी बहन ने मिलकर पाकिस्तान का नाम हर जगह हर कॉन्टिनेंट में प्राउड किया है, मशहूर किया है, बेहतर किया है। और मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने आज वक्त निकाला है मेरे चैनल पे आने के लिए, बहता पानी पे आने के लिए। थैंक यू मिर्जा। बहुत बहुत शुक्रिया रहीम। आई होप आप जो बेहतरीन ज़बरदस्त काम कर रहे हैं अपनी चैनल के ज़रिए से, और आपका थैंक यू कि आपने मुझे भी मौका दिया कि आपके साथ जो है अपनी व्यूज़, अपनी जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, ये ऑनर इज ऑल माइन। तो स्टार्ट करते हैं कि माउंटेन क्लाइंबिंग आपने माशाल्लाह आपने और आपकी बहन ने मिलकर जो है वो 7 कॉन्टिनेंट्स में 7 पीक्स पे जाकर आपने क्लाइंबिंग की है, जो हाईएस्ट माउंटेन्स थे। इट्स नॉट एन ईजी थिंग। ये बहुत मुश्किल है। आप पहले पाकिस्तानी हैं, आप और आपकी बहन पहले पाकिस्तानी हैं, मेल एंड फीमेल, जिन्होंने ये काम किया है। तो मुझे ये बताएं कि आपको किसने इंस्पायर किया? मतलब आप लोगों की अब इंस्पिरेशन है, आपको किसने इंस्पायर किया? आपकी क्या मोटिवेशन थी? रहीम, ऐसा है कि जिस गांव में हम पैदा हुए या मैं पैदा हुआ हूँ, वो सतह समंदर से तकरीबन 3100 मीटर की बुलंदी पर है, शिमशाल 3 पे है। किलोमीटर्स। ये अपर हुंजा और चाइना के बॉर्डर पे है, यानी फ्रंटियर विलेज है, ये आखिरी गांव है पाकिस्तान का। अ, अब पहाड़ में पैदा होना, पहाड़ पे जाना, ये एक कुदरती फितरत मतलब हाँ, कुदरती तौर पे इंसान जिस माहौल में पैदा होता है उस माहौल में वो फिर बिल्कुल, एडजस्ट हो जाता है। बिल्कुल। तो एक तो ये था कि माउंटेन्स में पहाड़ों में पैदा होना और पहाड़ों को देखना, फिर साथ में जो है मेरे चचा जो थे दो, पाकिस्तान आर्मी में थे, जूनियर हुँ, ऑफिसर्स थे। वो पाकिस्तान आर्मी एक्सपीडिशंस के साथ मुख्तलिफ मुहिमजोई पे जाते थे। हुँ। तो उस वक़्त जब मैं छोटा था, तो वो जब गाँव आते थे, तो गाँव में एक ज़बरदस्त किस्म का रिसेप्शन होता था। अच्छा। लोग आते थे, उनकी दावत करते थे, लोग उनके बहादुरी के अच्छे-अच्छे कलमात जो है ना पेश करते थे। हाँ, हाँ। फिर ख़ासकर जब चचा अपनी तस्वीरें दिखाते थे हमें, अभी तकरीबन 20-25 साल पहले की बात है, तो वो तस्वीरों को जब मैं देखता था, जो जो आउटफिट है उसका या कपड़े जो पहनते हैं पहाड़ जब चढ़ते हैं, हुँ, तो वो एक यूनिक किस्म का फीलिंग देता था मुझे। जैसे कि अच्छा। गाँव में उस वक़्त टेलीविज़न नहीं होते थे, उस हुँ, वक़्त हुँ, हुँ। मतलब कोई चीज़ आप विज़ुअल नहीं कर सकते थे कि ये क्या चीज़ है। कैसे? किताबों में, तस्वीरों में या मैगज़ीन्स में, ख़ासकर किताबों में, टेक्स्ट बुक्स में जो तस्वीरें आपको देखने को मिलता था, हुँ, हुँ, तो हुँ। वो जो खलाबाज़ होते थे, यानी बिल्कुल। एस्ट्रोनॉट्स जो होते थे, वो रिज़ेम्बल करता था उनके कपड़े और इनके कपड़ों से। तो नाइस। वो एक अजीब किस्म की मोटिवेशन होता था कि यार इस तरह के कपड़े पहन के इतने ऊँचाई पे जाते हैं, और ज़बरदस्त। बस फिर जब वापस आते हैं तो इतनी ज़बरदस्त किस्म की रिसेप्शन हुँ, मिलता हुँ। है। बिल्कुल। क्योंकि गाँव बिल्कुल बिल्कुल रिमोट था ना, कोई हुँ, एक्सेस हुँ, नहीं था, हुँ, हुँ, पैदल हुँ। आना-जाना, जैसे मैंने पहले कहा टेलीफ़ोन नहीं था उस ज़माने में, बिल्कुल। टीवी नहीं था, कुछ भी नहीं था। बिल्कुल यानी आइसोलेटेड गाँव था। तो ये तस्वीरें जो मैं देखता था, रिसेप्शन मिलता था, और दूसरा जो है ना हमारे गाँव बहुत 1876 से लेके एक्सप्लोरर्स जो ब्रिटिश एक्सप्लोरर थे, हुँ, जब हुँ, हुँ। सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिशर्स रहते थे या रूल बिल्कुल। करते थे, तो उनके जो एक्सप्लोरर्स थे उस रीजन में आए, उनके बारे में किताब लिखा। हाँ, शंबर्क ने लिखा है, यंग हस्बैंड ने लिखा है। ओके। ये लेट 80s और अर्ली 90s की बात है। वो किताबें जब लिखे लोगों ने, तो यूरोप में, खासकर बरतानिया में उनको पढ़ा। फिर हुँ। टूरिस्ट हमारे गांव में ज़्यादा आते थे, यानी हम अच्छा। बिल्कुल मतलब रिमोट थे, आइसोलेटेड थे, लेकिन उस किताब की वजह से टूरिस्ट हमारे गांव आते थे, फिर सही, ट्रैकिंग सही। करते थे या फिर एक्सपीडिशंस करते थे। अच्छा। तो फिर उसको देख के फिर दिस वाज द सेकंड फेज। वो तस्वीरें देख के फिर लोगों को आते हुए देखते थे, तो फिर मोटिवेशन बिहाइंड नाइस, माउंटेनियरिंग। नाइस। मतलब काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो इस तरह लग रहा है कि आपका वहाँ पे पैदा होना, फिर आपके मतलब रिश्तेदार का इस तरह से होना, फिर मतलब टूरिस्ट, हर चीज़ ने मिलकर जो है आपको इंस्पायर किया है कि आप जो है पाकिस्तान की बिल्कुल, इंस्पिरेशन बन जाएँ, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल हाँ। ऐसे ही था जैसे मैंने भी आपसे शेयर किया अपने जो बैकग्राउंड था। तो फिर साथ में गाँव में हमारे टीचर्स, उस्ताद जो होते थे वो बता देते थे कि हर शोबे के बारे में। वैसे तो दिखते नहीं थे हम, कुछ भी हमें पता नहीं होता, जो वो हमें ओरली बता देते या सही, किताब सही, से जो सही। उठा के पढ़ाते थे उनके। फिर हमेशा यही जुस्तजू की बेहतर से बेहतर, फिर हमारी जो अपनी टीचिंग है, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी में हो, किसी कॉलेज में हो, सबसे बेहतरीन हाँ, तालिब इल्म बन के रहे हाँ। हमारे कम्युनिटी में।
तो फिर ये सब जो है ना वो मोटिवेशन थे। नाइस नाइस। ये तो चले माउंटेन क्लाइंबिंग का, आपका आपकी जिंदगी का एक और एस्पेक्ट है जिसपे आप जेंडर इक्वालिटी पे काम कर रहे हैं। जिस तरह आप अपनी बहन के साथ भी मतलब माउंटेन क्लाइंबिंग की, हमारी सोसाइटी के अंदर शायद बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो इस तरह से आगे बढ़कर जेंडर इक्वालिटी पे बात करते हैं, आप उनमें से एक हैं। तो क्या मतलब मुझे पूछना ये है कि क्यों आप समझते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर ये जरूरी है? आप क्या स्टेप्स ले रहे हैं चीज को करने के लिए? एक चीज जो मुझे हमेशा ट्रिगर करता था वो ये था कि जब मैं गांव में थे तो उस जमाने में हमारे गांव में जिंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल था। अब खेत में काम करना या फिर अनाज उगाना ये सब फैमिली में मिलजुल के करते थे। ऐसे नहीं था कि खवातीन कुछ काम करते थे, मर्द हजरात कुछ काम करते थे। तो उस एनवायरनमेंट में जो ग्रो किया मैंने वहाँ पे एक किस्म का पैरेलल लाइफ देखा कि जिस खेत में खवातीन काम करते थे या मर्दों का हाथ बटाते थे, वो बराबर के काम करते थे। मतलब वो अगर खेत में काम करते थे, खाने पीने की चीजें ले जाते थे। फिर जब मैं जिस तरह टूरिस्ट के साथ मैंने काम करना शुरू किया तो मैंने देखा कि मर्द के साथ साथ खवातीन भी आते हैं। और जब मैं देखता था कि हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में इतनी बेतहाशा, क्योंकि मुख्तलिफ लोगों से इंटरेक्शन होता था, बातचीत होती थी, तो जो नॉलेज बढ़ता था मेरा, मैं वो मजीद मुझे इस बात पे उकसाता था कि यार देखो, अगर खेत में साथ में काम कर सकते हैं, यहाँ पे घास से लेके गंदम कटाई हर चीज, माँ बाप जो है ना वो बल्कि एक्स्ट्रा काम करते हैं गाँव में, पानी लेके आना, गाँव में लकड़ी जमा करके रोटी बनाना, मतलब दिस इज द हार्डेस्ट थिंग। तो जब मुझे इसकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हुई तो जब मैं पढ़ने लगा, गांव से बाहर आया, टूरिस्ट के साथ मेरा उठना बैठना रहा, तो मैंने फिर जब आउट ऑफ द विलेज आके मैंने देखा कि सोसाइटी की डायनामिक्स अलग है, गांव की डायनामिक्स अलग है, या हुंजा की अपनी जो रिवायात है, जो कल्चर है, जो उसकी सोसाइटी डेवलप हो रही है वो अलग है। जब कराची में गया या फिर इस्लामाबाद, तो फिर मुझे चीज़ों को एनालाइज करने में बहुत मतलब मुश्किल नहीं हुआ कि यार देखो, अगर गांव में ये सारे काम करते हैं, कुछ रूरल एरियाज में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है, हमारे अपने इलाके में तो कोई रिस्ट्रिक्शन इस तरह की नहीं है। तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है। पहले तो ये था कि अगर बाहर के खवातीन आके पाकिस्तान में क्लाइंबिंग करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, तो इतनी ज़बरदस्त हमारे पास वसाइल है, अपॉर्चुनिटीज़ है, पोटेंशियल्स है, तो हमारे खवातीन इसमें क्यों नहीं आ सकते हैं? सही बात है। तो ये आपकी ऐसी मतलब सोच है कि आपने इस चीज को देखा और इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, माशाल्लाह। बिल्कुल। फिर मैंने ये सोच के आगे बढ़ना शुरू किया। नो डाउट हमारे मुल्क में खवातीन काम कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में भी या हर फील्ड में काम करते हैं, एकेडमिक्स में, हर चीज में है, लेकिन बदकिस्मती से उसको प्रोजेक्ट करते हैं कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। तो फिर मैंने कहा देखो, आउट ऑफ द बॉक्स हम आके जो ना अगर कुछ करें, खासकर माउंटेनियरिंग एक ऐसा खेल है कि उससे पहले कभी इस तरह के इवेंट्स नहीं हुए पाकिस्तान की हिस्ट्री में। तो मैंने कहा कि मैं एक अनट्रेडिशनल रूट ले रहा हूँ, मैं एक यूनिक काम करना चाहता हूँ कि एक टूल के तौर पे इस्तेमाल करता हूँ माउंटेनियरिंग को विद पर्पस। ऐसे नहीं कि मेरे चच्चे लोग, मेरे कजन्स ने बहुत सारे फॉरेन एक्सपीडिशंस के साथ काम किए, लेकिन मेरा दो पर्पस था कि अगर मैं माउंटेनियरिंग करता हूँ तो मेरा पर्पस क्या है? क्या मैं जाके कुछ पैसे लेके घर चला जाऊँ जिस तरह हमारे गांव के लोग करते रहे, या फिर मैं उसमें एक जिद्दत लेके आ जाऊँ? तो वो जिद्दत का जो अंसर था वो मैंने एडवेंचर जो भी था अपने सिस्टर के साथ, जेंडर इक्वालिटी के लिए या प्रमोशन ऑफ आउटडोर स्पोर्ट्स पाकिस्तान में, कि यूथ को किस तरह एंगेज करे, खवातीन को किस तरह एंगेज करे कि वो नेचर को देखे, माउंटेन्स को देखे। तो ये टूल मैंने इस्तेमाल किया कि एक तो ये था कि उस रीजन में टूरिज्म को प्रमोट करना, एडवेंचर टूरिज्म को, और साथ साथ में नौजवानों को इस खेल में एंगेज करना। फिर जेंडर इक्वालिटी मेन फैक्टर था कि देख, अगर मैं और मेरी बहन माउंटेन्स क्लाइंब कर सकते हैं तो आप भी अपनी फैमिली के लोगों को इंकरेज कर, चाहे वो साइंटिस्ट बनना चाहे, चाहे वो इंजीनियर बनना चाहे, एक सोसाइटी इस तरह पैरेलल ग्रो कर सकता है बेहतरी के लिए। तो जेंडर इक्वालिटी का यही मकसद था कि बाज औकात हमारे सोसाइटी में एक ऐसे तबके भी है कि वो बहुत ऑप्रेस्ड है शायद, लेकिन बहुत कम, लेकिन काफी रूरल एरियाज में इस तरह है हमारे मुल्क में बदकिस्मती से, एक्सेप्ट हुंजा की बात ना करे इसमें, लेकिन अदर विलेजेस जो है उनमें ये काफी है। मतलब मैं आप लोगों से इंस्पायर होकर, मैं अपनी बेटी, मेरी 2 साल की भी नहीं है, हम लोग फिर भी जो छोटी मोटी हाइकिंग्स पे, ट्रैकिंग पे ले जाता हूँ मैं उसको,
मैं और मेरी वाइफ जाते हैं तो बड़ा एंजॉय करते हैं। हाँ। टू बी ऑनेस्ट, मतलब शहर की साइड से आना हमको थोड़ा मुश्किल लगता है जो इजी वाले पार्ट्स भी होते हैं हमको थोड़े मुश्किल लगते हैं, लेकिन हम फिर भी जाते हैं, कोशिश करते हैं कि जाएंगे। आई थिंक नेचर के साथ टाइम गुजारना बहुत जरूरी है। तो खैर इसी तरह नेचर पे आते हैं और बात करते हैं कि टूरिज्म पे हम वापस आते हैं कि टूरिज्म ऑब्वियसली हर कंट्री के लिए एक अच्छा मतलब वो लेकर आता है कि इकोनॉमी अच्छी होती है। जिस तरह आपने बताया कि आपका भी एक्सपीरियंस बड़ा, अवेयरनेस बड़ी टूरिज्म से, जो टूरिस्ट आ रहे थे उनसे मतलब बातचीत करके। लेकिन मतलब ये इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स जैसे कार्बन एक्यूमुलेशन का भी है कि वो भी बहुत ज्यादा जमा होना शुरू हो जाता है वहां पर। जो प्रिस्टीन मतलब वैलीज हैं, लेक्स हैं, वो खराब होनी शुरू हो जाती हैं और वाइल्ड लाइफ खराब होनी शुरू हो जाती है। तो इसके लिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है या क्या करना चाहिए? वेल रहीम, भाई मैं आपको जिस तरह मैंने कहा कि 7 समिट्स पे पहले जो ना लोकली हमने एक्सपीडिशंस किए प्रमोशन के लिए, क्योंकि जो माउंटेनियस कम्युनिटी है या माउंटेनियस रीजन जो हमारे है वो उनकी पूरी जो इकोनॉमिक रिलाई करती है या तो फार्मिंग एंड हर्डिंग पहले था, अभी टूरिज्म है, क्योंकि दूसरे कोई इंडस्ट्री वहाँ पे है ही नहीं, सही बात है। अनलेस की माइनिंग और दूसरी चीज़ को एक कंट्रोल मैनर में वहाँ पे स्टार्ट किया जाए। तो हमारी जो मेरा जो विजन था वो यही था कि एक तो टूरिज्म किस तरह हम प्रमोट कर सकते हैं। जब हमने पहले स्टार्ट किया, मैंने और मेरी बहन को, जब मैंने एंगेज किया क्लाइंबिंग में, तो मैंने पहले काम किया डॉक्यूमेंट्री बनाया और उसको एक टेलीविजन के ऊपर हमने चलाया, समीना मुमताज के साथ, बैक इन 2010। उस वक्त उस जमाने में कोई डोमेस्टिक टूरिज्म होता ही नहीं था पाकिस्तान में। सही बात है। फिर जब हमने उसको देखा तो फिर क्योंकि इतना टूरिज्म तो था, फॉरेन यानी इंटरनेशनल टूरिज्म था, लेकिन डोमेस्टिक टूरिज्म बिल्कुल भी नहीं था। फिर जब हमने डॉक्यूमेंट्री बनाया, वो चलता रहा, फिर हम एवरेस्ट गए, एवरेस्ट किया, फिर 7 समिट्स गए। 7 समिट्स पे जाने का जो था, जो 7 बरियाज़मीन के जो हाईएस्ट माउंटेन्स है, उसको हमने फिर लिंक किया एडवेंचर डिप्लोमेसी, कनेक्टिंग पीपल थ्रू माउंटेन्स। तो वो पहले तो बहन भाई बने पूरी दुनिया में कि हमने क्लाइंब किया। पाकिस्तान से तो है, लेकिन पूरी दुनिया से हम पहले ब्रदर एंड सिस्टर बने जो हमने 7 समिट्स कंप्लीट किए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें 2 चीजें था, ये था कि उस जमाने में 13-14 में बहुत बड़ा टेररिज्म का दौर चला आ रहा था, तो लोग पाकिस्तान से बिल्कुल भाग रहे थे, खौफ के आलम में था कि किस तरह वो कभी कभी अक्सर ये आता था कि पाकिस्तान से जिंदा भाग, यही कहते थे, दिस वाज वन ऑफ द स्लोगन। तो वो मुझे बड़ा हर्ट करता था। तो फिर मैंने कहा यार देख, ये इस तरह तो नहीं है ना, इफ वी रन आउट ऑफ दिस कंट्री देन हु विल be in this country, somebody somewhere we need to do our part ना। तो फिर हमने उसको एडवेंचर डिप्लोमेसी किया कि भाई you have to carry the flag across the globe. Nice. This was the main purpose, and then the second purpose was of course promotion of tourism, कि हम आपके मुल्क में आते, आपकी कॉन्टिनेंट में आते, you have to come and see our country. Our continent. Nice. फिर जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट वाज द अदर, आई मीन वो इसके साथ साथ जा रहा था कि देख मैं और मेरी बहन हम साथ कर रहे हैं। तो हमने पाकिस्तान में क्लाइंब किया, हमने एवरेस्ट किया, हमने ये किया, वो 7 कॉन्टिनेंट्स में गया कि देयर इज एब्सोल्युटली खवातीन हर काम, हर जगह, हर मुल्क में, हर कॉन्टिनेंट में, हर एडवेंचर में, यानी हर कंडीशन में वो काम यानी क्लाइंब कर सकते हैं। तो एक मैसेज था यूथ के लिए। फिर दूसरा जो था वो ये था कि टूरिज्म तो है, लेकिन टूरिज्म कि फिर दूसरे रोप जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह इंट्रोड्यूस किया वो था सस्टेनेबल टूरिज्म। क्योंकि हमारे मुल्क में विंटर टूरिज्म था ही नहीं, अभी भी बहुत कम तादाद। आई एम वेरी प्राउड कि पाकिस्तान यूथ आउटरीच फाउंडेशन का मेन पर्पस ये था कि हम ये सारे एक्टिविटीज जो है पिछले 10 साल से कर रहे हैं। बहुत सारे विंटर स्पोर्ट्स हमने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि आइस स्केटिंग हो गया, आइस हो गया, दिस आर वेरी आई मीन एट ग्रास रूट लेवल हमने किया। फिर स्कीइंग हो गया, स्नो बोर्डिंग हो गया, ये कल्चर, रॉक क्लाइंबिंग इन द विंटर्स, ये सारे हमने जो ना पिछले 10 सालों में करते आ रहे हैं। तो उससे क्या हुआ कि टूरिज्म भी एक था और सस्टेनेबल टूरिज्म। और सस्टेनेबल टूरिज्म को क्योंकि हमारे पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरियाज में जो ना वो सिर्फ 3 महीने की टूरिज्म है, मई से स्टार्ट हो गया, सितंबर में खत्म हो गया। तो फिर मैंने क्या प्रोजेक्ट ले गया, वो था सस्टेनेबल टूरिज्म, कि आपके ना अक्टूबर में भी टूरिज्म रहे, आपके विंटर में जो ना विंटर स्पोर्ट्स के जरिए से ना विंटर टूरिज्म जो ना चालू रहे। लेकिन तो उसके लिए हमने बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल्स किए हमने, फिर इस तरह के सालाना हम इवेंट्स करते रहते हैं, माउंटेनियरिंग के, दिस इज गोइंग ऑन। और इस साल फिर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये पैंडेमिक कम होगा तो फिर करेंगे। तो पर्पस ये था कि सस्टेनेबल टूरिज्म। अब जैसे मेरे बहन मेरे साथ क्लाइंब किया, अभी हमारे कैंप्स में बहुत सारे खवातीन आते हैं, इवन फ्रॉम साउथ, फ्रॉम नॉर्थ से तो आते हैं, साउथ से भी आते हैं, और जैसे कि बलोचिस्तान, केपीके, फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री हमारे इवेंट्स में आते हैं। लेकिन आपने जो बात की कि टूरिज्म तो अभी बढ़ रहा है,
लेकिन हमारे जो वैलीज है या लैक्स है या फिर जो भी है वो बड़ा ओवर क्राउडेड होना शुरू हो गए, पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ने लगे। तो उसके लिए हमने अभी रिसेंटली एक कैंपेन शुरू की है कि कंट्रोल टूरिज्म। ओके। कंट्रोल टूरिज्म में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आप फर्ज करें कि आप लैक्स हर चीज जो है ना, अनलेस आपके पास कोई इनकम नहीं है तो यू कैन नॉट सर्वाइव, यू कैन नॉट मेंटेन थिंग्स। बिल्कुल। तो अभी हमारे रीजन में टूरिज्म की फ्लो बहुत ज्यादा है। अब क्योंकि माशाल्लाह सिस्टर जो है ना वो केयर टेकर गवर्नमेंट में एडवाइजर टूरिज्म यूथ अफेयर्स अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट में। तो अब हम काम कर रहे हैं कि देखिए ठीक है 1 मिलियन लोग आ रहे हैं, जितने भी मिलियन आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल उस रीजन के इकोनॉमिकली उसकी बेनिफिट क्या है? इंडिविजुअल्स को तो बेनिफिट हो रहा है, लेकिन ओवरऑल गवर्नमेंट को कितने फायदा आ रहा है? सही बात है। ठीक है कि नहीं? जब गवर्नमेंट को कोई इनकम नहीं आएगा, रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास नहीं आएगा, तो गवर्नमेंट उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे। वो ओवर पोल्यूशन होगी, जो पोल्यूशन होगा वो कहाँ डंप होगा, डिस्पोज कौन करेगा? तो जब तक रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास नहीं आएंगे दे वुड नॉट बी आई मीन मेंटेन। ठीक है कि नहीं? तो इसलिए उस पर हम काम कर रहे हैं कि कंट्रोल टूरिज्म हो, सर्टेन फीसेस हो, रीजन्स को हम आइडेंटिफाई करें। हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक वैलीज को अलग हम आइडेंटिफाई करें, नॉर्मल टूरिस्ट स्पॉट्स को, फिर उसको किस तरह मेंटेन करें। तो इसके हमने सजेशंस दिए हुए हैं ऑलरेडी कि एक लिमिट हो कि खुंजरा टॉप पे जो ना 1 साल में 1 मिलियन लोग चले जाए, और अगर 1 मिलियन लोग जाते हैं तो इतनी फीस होगी, एंट्री फीस इतनी होगी, उससे इतनी इनकम जो ना वो लोकल कम्युनिटी को जाएगी, इतनी इनकम गवर्नमेंट को जाएगी, और गवर्नमेंट उसी जो भी इनकम आता है उससे वो उस एरिया को मेंटेन करेगी। तो इस तरह के हमने सजेशंस किए हुए हैं अभी। और फिर जैसे मैंने आपसे कहा कि कुछ रीजन्स को हम आइडेंटिफाई करें कि ऑर्गेनिक वैलीज है, उसकी फिर क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कैसे लोग वहां जा सकते हैं, कितने लोग जा सकते हैं, फिर प्लांटेशन और ये सारी चीजें जो ना पार्ट ऑफ इट है। तो कंट्रोल टूरिज्म बहुत जरूरी है मेरे साथ। बिल्कुल, लेकिन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी जिस तरह बात करें कि ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम कंट्रोल और मेंटेन किस तरह रखें। मैं कल यहाँ पर कनाडा की एग्जांपल दूं कि यहाँ पर भी मतलब जहाँ पे मैं रहता हूँ तकरीबन 1 घंटे की दूर पे एक बैंफ करके एक नेशनल पार्क है, वहां पे उन्होंने फीस लगाई हुई है $20 पर कार। तो लेकिन वो बहुत मिनिमल है क्योंकि यहाँ पे जिस तरह की फैसिलिटीज हैं वो चाह रहे हैं कि मेंटेन रहे, तो उसके लिए और लोग पे करते हैं कि ठीक है क्योंकि एक फैसिलिटी है वो लॉन्ग टर्म तक मेंटेन रहेगी, तो इसलिए वो पे करने में भी बुरा नहीं मानते हैं। आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस सजेशन आप लोग जो कर रहे हैं। फिर दूसरी सजेशन ये है कि उस रीजन में जो ना पब्लिक जो है ट्रांसपोर्टेशन का कोई मैकेनिज्म बने, जैसे कि इलेक्ट्रिक कोई कार है या फिर इस तरह के ट्रेन हो, एक सर्टेन एरियाज में जो ना पब्लिक कार्स जा सके, लेकिन ऑनवर्ड जो है ना वो फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो वहाँ पे, और प्राइवेट जो है ना ट्रांसपोर्ट वहाँ पे ऑथोराइज ना हो, तो वो फिर इस तरह कार्बन एमिशन को जो है ना हम कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह फिर हमारे सजेशन है, आप देखते हैं गवर्नमेंट उसको कितनी इम्प्लीमेंट कर सकती है। तो ये है हमारी। मुझे आखिरी एक बात करनी है कि अगर कोई न्यू क्लाइंबर्स हैं और वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उनके लिए आपका क्या पैगाम हो? वेल देखिए हर चीज की अपनी एक प्रोसेस है। जैसे आप नर्सरी में जाते हैं, फिर आप यूनिवर्सिटी से फारिग PhD हो, डबल PhD, तो स्पोर्ट्स में ये है कि आपको थोड़ा अपना फिटनेस लेवल बढ़ाना होते हैं, अपने आप को फिजिकली मेंटली प्रिपेयर करने होते हैं एडवर्सरीज को फेस करने के लिए माउंटेन्स में, क्योंकि ये मौत जिंदगी का खेल होता है। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। पहले अपनी मेंटली उस चीज को स्टडी करे, फिर फिजिकली खुद को बिल्ड करे, और जो उसकी रिक्वायर्ड ट्रेनिंग है, जो टेक्निक्स है, उसको सीखने की जरूरत है। अब इसमें फिर बहुत सारे फील्ड्स है, जैसे कि रॉक क्लाइंबिंग अपनी अलग वो करता है लो अल्टीट्यूड में, फिर आइस क्लाइंबिंग की अपनी अपनी चार्म है, अपनी टेक्निक है, फिर माउंटेनियरिंग जो है उसकी अपनी अलग एक तरीक़ेकार है। तो बेहतर ये कि अपनी एरिया के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप जो है ना वो उसकी ट्रेनिंग करें। जिम में आप इंडोर जिम्स है, अगर आप रॉक क्लाइंबर बनना चाहते हैं, क्योंकि इंडोर जो ना आउटडोर स्पोर्ट्स में अब ओलंपिक्स में इंडोर रॉक क्लाइंबिंग भी आ गया है, पार्ट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक्स। तो फिर आप इंडोर जिम्स में है, पूरी दुनिया, यूरोप में हर जगह इंडोर वॉल्स है, वहाँ पे आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। फिर जहाँ रॉक्स है वहाँ पे आप ट्रेनिंग करें। फिर अगर आप बड़े पैमाने पे जाना चाहते हैं, रियल माउंटेनियरिंग के 2 एवरेस्ट वगैरह करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आप जो है ना टाइम रिसोर्सेज जो है ना जरूरी है, इंटरेस्ट के हिसाब से और अपने रिसोर्स और टाइम के हिसाब से। सही बात है, सही बात है। वेरी नाइस मिर्जा, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका वक्त निकालने के लिए, बहता पानी पिलाने के लिए। मैंने आज बहुत सीखा है, बड़ा मजा है आपसे बात करके, और आपके इंटेंशंस माशाल्लाह
कि किस तरह जेंडर इक्वालिटी, माउंटेन क्लाइंबिंग को आपने यूज किया इन सब चीजों को प्रमोट करने के लिए जो हमारी सोसाइटी में नीड है इस वक्त, और फिर किस तरह से आप जो है वो ट्रेन कर रहे हैं सस्टेनेबल और कंट्रोल टूवर्ड्स। थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए। थैंक यू रहीम। बस हमारी कोशिश है, हमने जितने भी कोशिश करें, हम डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं इस इवेंट्स के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, और डेफिनेटली मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आपके चैनल बहुत ज़बरदस्त है और यकीनन आप बहुत ज़बरदस्त स्टोरीज जो है ना अपने व्यूअर्स को और को लेके आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का, और अल्लाह ताला आपको खुश रखे, मज़ीद कामयाबियां अता फरमाए। आमीन। इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं। खुश रहें और अपने जिंदगी में आने वाले सरप्राइजेस को एंजॉय करें।